Assalamu alaikum warahmatullah. Today, after discussing the elastic collisions both in one dimension and two dimension, today we will discuss this inelastic collision in one dimension. Elastic collisions तो हो गए, अब हम inelastic collisions की तरफ आएंगे. इसमें हम पहले देखेंगे inelastic collision in one dimension. अगर आपको याद होगा, the collision is in which momentum is conserved with some loss in kinetic energy. तो उसको आप इनलास्टिक कोलिजन कहते हैं, जिसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है, टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, उसको इनलास्टिक कोलिजन कहते हैं. अब वही वो कोलिजन जिसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है विथ कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है, एंड कोलाइडिंग बॉडी जब कोलाइड करेंगी तो एक ही स्ट्रेट लाइन में चलेंगी कोलिजन होने के बाद, तो उसको हम इनलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन कहेंगे. ठीक है ना. दैट्स द कोलिजन in which momentum is conserved with some loss in kinetic energy and the colliding bodies continue to move along the same straight line after the collision. ठीक है ना. उसको हम कहते हैं वो है इनलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दो बॉडीज़ को कंसिडर करेंगे. ठीक है ना, जिनका मास हम वंस अगेन क्या लेंगे, हम मासेस लेंगे ए एंड मासेस लेंगे m1 एंड m2, जो एक्चुअली मूव कर रहे हैं एक ही स्ट्रेट लाइन में. ठीक है ना. यानी जस्ट लाइक जैसे हमने लिए थे पिछले केस में भी, हम बॉडीज लेंगे सिंपली ए एंड बी, दो बॉडीज लेंगे मासेस विथ m1 एंड m2 विच आर मूविंग अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन. ठीक है ना. लाइक दिस इज बॉडी ए ऑफ मास m1 and this is body B of mass m2. They are moving along the same straight line with velocities u1 and u2s. ठीक है ना. Now the two bodies undergo head-on collision. चूंकि वन डायमेंशन कोलिजन है तो हेड-ऑन कोलिजन इनके होगा, यानी कि चूंकि u1 being greater than u2 तो ये इसके साथ टकराएगा. तो therefore जब कोलाइड होंगे इनके दरमियान होगा, तो चूंकि स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो इस कोलिजन को हम कहते हैं हेड-ऑन कोलिजन. ठीक है ना. और कोलिजन होने के बाद भी ये क्या करेंगे, सेम स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी, नाउ विद डिफरेंट वेलोसिटीज v1 एंड v2. ठीक है ना. यानी कोलिजन के बाद एक्चुअली फिर से आफ्टर दिस इज बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन के बाद क्या होगा, आफ्टर कोलिजन once again the bodies will, this is mass m1, it will move with velocity v1, and body b2 mass body b a and b with mass m2, it will move with velocity v2. this before collision. after collision straight line में जाएंगे, इनलास्टिक कोलिजन है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी. काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ वहाँ पे क्या होगी, लॉस होगी, वो हम देखेंगे भी इक्वेशन में. ठीक है ना. तो चूंकि हमें पता है इनलास्टिक कोलिजन में भी मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है. ठीक है ना. बाकी डिटेल थोड़ी सी आप बीच में लिख सकते हो. एज इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व्ड. ठीक है ना. तो देयरफॉर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब क्या, कोलिजन होने से पहले जो मोमेंटम था, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, वो बाद में भी वही होगा. तो मोमेंटम इसका क्या होगा, m1 u1, इसका m2 u2. ठीक है ना. इसका m1 v1 m2 v2. तो देयरफॉर मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या था, इट वाज m1 u1 प्लस m2 u2. है ना. मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन ये बॉडी और ये बॉडी, दैट विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2. पुट इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ एज हमको ऑलरेडी पता है, इनलास्टिक कोलिजन में जो वेलोसिटी एक्चुअली होती है वो डिफरेंट होती है, मतलब वहाँ पे डिफरेंट वेलोसिटीज़ क्या होगी, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी. तो विच में जो काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले होगी, वो काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद आपके पास नहीं होगी बेटा. तो विच में जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो एक्चुअली क्या होती है, वो स्मॉलर होती है देन द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. जिस वेलोसिटी से दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो जब कोलाइड वो होते हैं, बाद में जब वो दूर चले जाते हैं, तो वो वेलोसिटी उस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से कम होते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. as we know in an
elastic collision, the velocity of separation, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया v2 माइनस v1, ठीक है ना बेटा, क्योंकि वो इतने वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किस तरह ये एक्चुअली बॉडीज वेलोसिटीज क्या होते हैं सेपरेट होते हैं कोलिजन होने के बाद, क्योंकि आमतौर पर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो इसको टकराएगी, टकराने के बाद एक्चुअली कुछ ट्रांसफर करेगी वेलोसिटी, तो दूसरी बॉडी की वेलोसिटी कोलिजन होने के बाद ज़्यादा होती है, तो दैट्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होती है v2 माइनस v1 इज स्मॉलर देन द velocity of approach, that's u1 minus u2, ठीक है ना। अब थोड़ा सा अगर आपको याद होगा, आपने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको ऑलरेडी पता है वो किसके बराबर है, ठीक है ना, वो भी होते हैं ना रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है ना। तो देयरफॉर एज वी नो coefficient of restitution E is also equivalent to v2 minus v1 divided by u2 minus u1, है ना, that is velocity of separation divided by velocity of approach। तो therefore बेटा थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद अगर आप देख सकते हो ये बन जाएगा v2 minus v1 is equivalent क्रॉस मल्टीप्लाई into E into u2 minus u1, तो therefore v2 दैट्स फाइनल वेलोसिटी वो किसके बराबर आएगी आपको v1 ट्रांसफर होगा यहाँ पे, तो ये प्लस बन जाएगा v1 into E u2 minus u1, put it as equation number सेकंड। ये एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये हमें क्या मिला, ये मिला हमें वेलोसिटी ऑफ बॉडी b आफ्टर द कोलिजन, ठीक है ना। ओके बेटा, अब हम आगे थोड़ा सा जाएंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन से हम देखेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन में इस v2 का वैल्यू डाल देंगे, ठीक है ना, यूज वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट में हम इसका वैल्यू डाल देंगे, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, तो m1 u1 m2 u2 इसी तरह m1 v1 इसी तरह यहाँ पे v2 में हमने वैल्यू देना है, ठीक है ना। तो देयरफॉर बेटा वो क्या बन जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 दैट्स इक्वलेंट m1 v1 प्लस m2, अब v2 के बदले क्या लेना है हमने, v1 प्लस e इंटू u1 माइनस u2, ठीक है ना। यही निकला ना हमें एक्चुअली वैल्यू, ये u1 माइनस u2 होगा, मैंने यहाँ पे u2 माइनस u1 लिखा है, सॉरी ये u1 माइनस u2 इनिशियल अप्रोच होता है, u1 माइनस u2, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गई थी, u1 माइनस u2, ठीक है ना बेटा, यहाँ पे मैंने ठीक ही लिखा था। तो ओके, थोड़ा सा इसको सॉल्व हम करेंगे, तो देयरफॉर ये बन जाएगा m1 v1 प्लस m2 v1, ठीक है ना। इसको क्रॉस मल्ट m1 v1 बाद में हमने इसको क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है बेटा हमने इसको, m2 v1 प्लस m2 e इंटू u1 माइनस u2, ठीक है ना, दैट्स इक्वलेंट टू, अब v1 दोनों में है, तो ये क्या बनेगा m1 प्लस m2 इंटू v1 हम कहाँ कॉमन निकालते हैं यहाँ पे, प्लस m2 e इंटू u1 माइनस u2, ठीक है ना। ओके बेटा, तो ये एक्चुअली निकला हमें m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वलेंट m1 प्लस m2 v1 प्लस m2 e u1 माइनस u2, ठीक है ना। now थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब v1 यहाँ पे है हमारे पास है m2 v1, यहाँ हम ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे, तो देयरफॉर m1 प्लस m2 इंटू v1, चूँकि v1 निकालना है, इज़ इक्वल टू या ऐसे ही रहेगा m1 u1 प्लस m2 u2, अब ये प्लस यहाँ पे माइनस बन जाएगा m2 e इंटू u1 माइनस u2, ठीक है ना बेटा। तो फिर से थोड़ा सा सॉल्व m1 प्लस m2, चूँकि v1 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हमने निकालना है, दैट्स मैं आपके लिए सारा सॉल्व कर रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था ये, दैट्स m1 माइनस कॉमन क्या निकालूँ मैं u1, एक तो u1 इसमें आएगा और दूसरा यहाँ पे इसमें आएगा,
तो ये m1 है बेटा, ये क्या बन जाएगा माइनस m2e, क्योंकि m2e इस u1 के साथ मल्टीप्लाई है यहाँ पे, बाहर आएगा u1 प्लस इसी तरह अब ये u2 है, u2 में आपको क्या एक्चुअली आएगा m2, क्योंकि m2 इसमें दोनों में है, और u2 1 माइनस प्लस e है ना। थोड़ा सा मैंने डायरेक्टली एक स्टेप यहाँ पे किया, एक तो देखो बेटा मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे u1 था और यहाँ पे भी u1 था, u1 के साथ क्या था मल्टीप्लाई m2e, इधर पे बन जाएगा m1 माइनस m2e इंटू u1 बाहर। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो दूसरी टर्म क्या थी m2u1 और उसके साथ दूसरी टर्म थी माइनस माइनस प्लस m2e(u2), तो देयरफॉर m2u2 बाहर, यहाँ पे बचा 1 माइनस माइनस हो गया प्लस, दैट्स 1 प्लस e, ठीक है ना। तो देयरफॉर सिंपली यू विल गेट v1 सिंपली इक्वलेंट टू m1 माइनस e m2 u1 प्लस 1 प्लस e m2 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो बेटा ये आपको निकला v1, ठीक है ना, ये हमें निकला v1। सिमिलरली इसी तरह जब हम क्या करेंगे, हम v1 को एक्चुअली लगाएंगे, हम एलिमिनेट करेंगे v1 इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, तो इजीली वी कैन शो दैट। सिमिलरली आप इसी तरह लिख सकते हो, देखो आप इस तरह के लिख सकते हो। सिमिलरली v2 किसके बराबर, यहाँ पे m1 है तो वो बन जाएगा m2 माइनस e, यहाँ पे m2 है ये बन जाएगा m1, सीधा इसका उल्टा करना है। यहाँ पे u1 है तो ये बन जाएगा u2 प्लस बाकी ये सेम ही रहेगा 1 प्लस e m2, ये बन जाएगा m1 बन जाएगा u1, ठीक है ना, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये हमारा v1 और v2 निकला एज फार एज the inelastic collision is concerned. So therefore this equation number 3rd and 4th, ठीक है ना, they can be used to find the final velocities of the two bodies after collision when the collision is elastic या perfectly inelastic in nature, ठीक है ना। तो therefore इस तरह हम दिखा सकते हैं। इसी तरह हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी भी एक्चुअली लॉस होती है ना। अगर हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे जिसमें दो बॉडी स्टिक टुगेदर हो जाती है, फिर एज अ सिंगल बॉडी वो मूव करते हैं, ठीक है ना, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे पास क्या होगा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन नहीं, उसमें क्या होता है दो बॉडीज एक्चुअली स्टिक टुगेदर हो जाती है, ठीक है ना, फिर एज अ वो सिंगल बॉडी चलती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पहले ए बॉडी थी, इसका मास हम बेटा लेंगे m1 जैसे हमने भी लिया, ये चल रही थी u1 वेलोसिटी के साथ, और दूसरी एक बॉडी थी जिसका मास हम m2 b बॉडी है। लेट मी टेक इट एट रेस्ट, लेट दिस बॉडी u2 इज एट 0, दिस इज एट रेस्ट। हम एक केस लेंगे इसमें कि देयर पर जब ये कोलाइड करेंगे, कोलाइड होने के बाद ये स्टिक टुगेदर हो जाएंगे ये दोनों, फिर एज अ सिस्टम ये एक ही सिस्टम v बॉडी, और इसका मास होगा m1 प्लस m2 बिफोर कोलिजन, दिस इज आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना। कोलिजन होने से पहले, कोलिजन होने के बाद ये स्टिक टुगेदर, इट विल मूव एज ए सिंगल बॉडी, ठीक है ना। नाउ अब देखो बेटे इसमें क्या होगा। नाउ इसमें जो एक्चुअली हम देखेंगे लीनियर, अगर हम मोमेंटम की बात करेंगे वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन चाहे वो कोलिजन हो इनइलास्टिक या इलास्टिक हो बेटा, दोनों हालतों में आपने देखा कि मोमेंटम क्या रहता है, वो कंजर्व रहता है। तो देयरफॉर एज वी नो मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, दैट्स इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है ना। इनिशियल मोमेंटम कितना था m1 u1 प्लस m2 u2। अब फाइनल मोमेंटम क्या है बेटा, फाइनल मोमेंटम है m1 प्लस m2 इंटू v, क्योंकि ना ये जो फाइनल मोमेंटम दिस विल मूव एज अ सिंगल बॉडी। अब इसका मास कितना होगा, इसका और इसका प्लस दिस वन प्लस दिस वन, तभी मैंने लिखा फाइनल मोमेंटम इज सम ऑफ द मासेस इनटू इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है ना। ये इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो देयरफॉर बेटा m1 u1, अब u2 क्या है 0 है, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी v की क्या थी 0 थी, तो देयरफॉर ये बन जाएगी m1 प्लस m2 इंटू v। तो देयरफॉर बेटा यहाँ से हम एक्चुअली निकाल सकते हैं कि अब ये दोनों बॉडीज किस वेलोसिटी से चलेंगी, दैट्स v विल बी इक्वलेंट m1 u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, सॉरी इट इज कैपिटल m, स्मॉल m मैंने लिखा, m1 u1 डिवाइड बाई m1 प्लस, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। हमारी एक केस है, इस केस में एक्चुअली जो दूसरी बॉडी है वो हमने कहाँ पे ली है, वो हमने रेस्ट पे ली है, ठीक है ना। अब नोइंग द मासेस m1 m2 एंड u1 हम कैलकुलेट कर सकते हैं दी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना।
चूँकि ये मास रेशो जो है ना 1m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m, तो ये लेस देन 1 होता है। तो देयरफॉर यहाँ पे हम कह सकते हैं v इज़ लेस देन u1। जो फाइनल वेलोसिटी होगी ना वो इस बॉडी के इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी। क्यों? बिकॉज अब देखो ये मास यहाँ पे m1 है, नीचे क्या m1 प्लस m2 दोनों का मास, तो देयरफॉर ये तो छोटी टर्म जो आएगी वो लेस देन 1 आएगी। तो देयरफॉर जब लेस देन 1 आएगी तो ऑब्वियसली v विल बी लेस देन u1 विच मीन्स u1 इज ग्रेटर देन v। तो इनिशियली जो फाइनल वेलोसिटी इस सिस्टम की होगी वो लेस देन होगी द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी। ठीक है ना। ना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे बेटा, जो एक्चुअली हमने दिखाना भी है, जो इसका मेन मकसद होता है ना यहाँ पे, दैट्स टू फाइंड द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखेंगे हम लॉस कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी में इन दिस कोलिजन, यानी while doing the elastic collision how much kinetic energy gets lost। ठीक है ना। मुझे बताओ दिस काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन वो कितना था? दैट वाज काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, दैट वाज E1 is simply equivalent to 1/2 m1 u1 स्क्वायर है बट mv स्क्वायर। तो देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बॉडी ए की? E1 वाज 1/2 m1 u1 स्क्वायर। अब बॉडी बी तो रेस्ट पे थी, वही परफेक्ट वेलोसिटी की बात मैं कर रहा हूँ। बॉडी बी तो रेस्ट में थी, उसकी काइनेटिक एनर्जी हम क्या कंसिडर नहीं करेंगे। आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, कोलिजन होने के बाद दोनों बॉडी स्टिक टुगेदर हो जाती है, तो देयरफॉर वो क्या बन जाएगी 1/2 मास उनका 1m1 प्लस m2 बन जाता है इंटू वेलोसिटी थी v कैपिटल V, तो देयरफॉर 1/2 m1 m2 v स्क्वायर। ठीक है ना बेटा। हाँ, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो देयरफॉर हम यहाँ पे v को अपना वैल्यू देंगे, दैट्स E2 विल बी इक्विवेलेंट टू 1/2 m1 प्लस m2। v का क्या वैल्यू निकला था? v का वैल्यू हम देखेंगे m1 u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है ना। v का वैल्यू हम देंगे m1 u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। ठीक है ना। थोड़ा सा सॉल्व करो बेटा इसको, तो देयरफॉर E2 यू विल गेट 1/2 m1 प्लस m2। ठीक है ना। इंटू हो गया m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइड बाई m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। इसमें से एक और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? दैट्स E2 इज इक्वलेंट टू 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है ना। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हम देखेंगे। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज सिंपली इक्वलेंट टू E1 माइनस E2। पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, बाद में कितनी काइनेटिक एनर्जी रही। ठीक है ना। E1 माइनस E2, तो पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी थी 1/2 m1 u1 स्क्वायर, दैट्स इक्वलेंट टू 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है ना। ओके, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले हमें क्या करेंगे, हम एलसीएम ही निकालेंगे। 2 दोनों में कॉमन है, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या बचेगा m1 प्लस m2। क्वाइट सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे m1 प्लस m2 नहीं है तो वो मल्टीप्लाई लगेगा ऊपर। ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर। या आप खुद भी कर सकते हो आसानी के साथ। क्रॉस मल्टीप्लाई चाहे आप करो, या यहाँ पे मैंने एलसीएम ही निकाला है। ट्वाइस m1 प्लस m2 यहाँ पे था, इसलिए ये टर्म ऐसी रहेगी m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर। अलबत्ता यहाँ पे m1 प्लस m2 नहीं था तो वो मल्टीप्लाई लगेगा, तो जब मल्टीप्लाई लगेगा पहले m1 m के साथ वो बन जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, बाद में m2 के साथ वो बन जाएगा m1 m2 u1 स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, क्वाइट सिंपल। तो देयरफॉर दैट्स इक्विवेलेंट टू m1 m2, चूँकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। m1 m2 u1 स्क्वायर ट्वाइस m1 प्लस m2। अब देखो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना निकला, m1 m2 मल्टीप्लाई है ऊपर u1 स्क्वायर डिवाइड बाय m1, विच मीन इट इज पॉजिटिव वैल्यू। ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कुछ लॉस हुई है विच इज पॉजिटिव, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट इन इलास्टिक कोलिजन। जब भी इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस
हो जाएगी, विच प्रूव्स दैट इन इनइलास्टिक कोलिजन मोमेंटम कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। सो बेटा दिस वाज योर इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसी तरह आप इनइलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, क्वाइट सिंपल, उसमें हम ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि इसमें वैसे ही जो मैंने पहले आपको बोला था इक्वेशंस निकलती है, यानी उसमें भी हम दो बॉडीज लेंगे, उनका मास m1 m2 लेंगे जो सेम डायरेक्शन में पहले चलते हैं विथ सम इनिशियल वेलोसिटीज, लेकिन कोलिजन होने के बाद वो दो बॉडीज कुछ फाइनल वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस, दे आर मेकिंग सम एंगल थीटा एंड फाई, जैसे मैं पहले कहा था, यानी कि लाइक दिस। पहले अगर हम 2D की बात करें तो पहले बॉडीज इस तरह चलती थी, ये बॉडी A और ये बॉडी B, ठीक है ना, इसका मास m1, ये m2 है, ये बॉडी A है, ये बॉडी B है विथ वेलोसिटी u1 एंड u2। लेकिन जब ये कोलाइड करते हैं बेटा, तो कोलाइड होने के बाद एक बॉडी इस डायरेक्शन में चली जाती है और दूसरी बॉडी इस डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है ना। तो ये इनकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी, चल रही थी ना वो ऐसे ऐसे चल रही थी, कोलाइड होने के बाद यहाँ एक यहाँ से गई, ये कुछ थीटा एंगल बनाते हैं, ये कुछ फाई एंगल बनाते हैं, ठीक है ना। ये बॉडी A है, ये बॉडी B है विथ सम वेलोसिटीज v1 एंड v2, ठीक है ना। थीटा और एंगल ऑफ स्कैटरिंग और रिकॉइल वो बनाते हैं यहाँ पे इंसिडेंट डायरेक्शन के साथ। तो इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम चूंकि सिस्टम का कंजर्व रहता है तो देयरफॉर पहले आप मोमेंटम लॉ लगाओ m1 u1 प्लस m2 u2, हाँ, लेकिन यहाँ पे जब फाइनल मोमेंटम आप देखो तो बेटा साइन वाला तो नहीं आएगा, कोसाइन वाला आएगा m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई, जो आपने वन डायमेंशन में देखा वैसे ही है। ऑल्सो लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे आप वाई एक्सिस की तरफ भी लगाओगे वो भी लगेगा। फिर से आप देखोगे इसमें क्या होगा, उसमें 4 पैरामीटर्स v1 v2 थीटा फाई, वो एक तीनों इक्वेशंस आपको मिलेंगी फिर से। तो देयरफॉर उनमें से हमने थीटा फाई को एक्सपेरिमेंटली मेजर करना है कि कोई एक हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर करना है, बाद में वो मेजर करने के बाद हम इक्वेशन में लगा सकते हैं और उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटा आई होप वो आप खुद कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं, थोड़ा सा है, मैं आपको ग्रुप में वो डाल दूंगा, थोड़ा सा वो उसका एक फोटोग्राफ में डाल दूंगा आपके ग्रुप में, वो आप वहाँ से देख सकते हो। तो देयरफॉर दिस वाज योर इनइलास्टिक कोलिजन एंड वन एंड टू डायमेंशन, ठीक है ना।